95 साल। सोचने में अजीब लगता है ना, लेकिन सच यही है कि भारत की सबसे अहम आरक्षण नीतियों में से एक इतने ही पुराने यानी 95 साल पुराने डेटा पर चल रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1931 के सेंसस की, जिसके बेस पर आज भी ओबीसी आरक्षण तय होता है। और अब एक और सच सुनिए, जो इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है। देखिए, ओबीसी कम्युनिटी में 6000 से भी ज्यादा जातियां हैं, पर इस रिजर्वेशन का आधा यानी 50% फायदा पता है कितनों ने उठाया? सिर्फ 40 प्रभावशाली जातियों ने। तो सोचना लाजमी है कि ये रिजर्वेशन आखिर किसके लिए है। तो चलिए आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ओबीसी आरक्षण की पूरी कहानी, मंडल कमीशन की उस आग से लेकर आज सुप्रीम कोर्ट के नए नए फैसलों तक, हर एक परत को हम फैक्ट्स के साथ खोलेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये कोई बीती हुई बात नहीं है, कोई इतिहास का चैप्टर नहीं है। नहीं, ये आज की जमीनी हकीकत है। एक ऐसी सच्चाई जिसमें एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस, एक असंतुलन साफ दिखता है। भले ही इसकी जड़ें 95 साल पुरानी हों, पर इसका असर तो आज इसी वक्त लाखों लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। अब इससे पहले कि हम और गहराई में उतरें, एक बेसिक सवाल, आखिर ये ओबीसी हैं कौन? ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिसे हिंदी में अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं। ये ऐसे समुदायों का ग्रुप है जिन्हें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा माना जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखने वाली है, ये शेड्यूल्ड कास्ट यानी एससी और शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटी इन श्रेणियों से अलग हैं। तो अब चलते हैं इस कहानी के एपिसेंटर पर, उस जगह पर जहां से ये पूरा मुद्दा एक नेशनल डिबेट बन गया। हम बात कर रहे हैं मंडल कमीशन की, एक ऐसी रिपोर्ट जिसने सच में पूरे देश में एक आग सी लगा दी थी और समाज को जैसे दो हिस्सों में बांट कर रख दिया था। देखिए, इसकी शुरुआत हुई 1979 में, जब मंडल कमीशन बनाया गया। रिपोर्ट तो अगले ही साल 1980 में आ गई, पर उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं। पूरे 10 साल तक वो रिपोर्ट बस धूल फांकती रही। फिर आया साल 1990। तब के प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने इस रिपोर्ट को लागू करने का फैसला किया और बस पूरे देश में विरोध की ऐसी आग भड़की कि पूछिए मत। 2 साल तक हंगामा चलता रहा और आखिरकार 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी फाइनल मोहर लगा दी। उस वक्त ना देश में 2 तरह की आवाजें गूंज रही थीं। एक तरफ तो इसके खिलाफ जबरदस्त विरोध था, सड़कों पर लोग थे, और दूसरी तरफ थे रिजर्वेशन के समर्थक, जिनकी भावनाएं भी उतनी ही तेज थीं। उनका साफ कहना था कि ये कोई एहसान नहीं है, ये सदियों से हमारे साथ हुए अन्याय के बाद मिला हमारा हक है। तो जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो 1992 में उनका एक लैंडमार्क फैसला आया। कोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण को तो हाँ बोल दिया, उसे बरकरार रखा, पर साथ में 2 बहुत बड़ी शर्तें भी लगा दी। पहली शर्त ये थी कि किसी भी हालत में टोटल रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, और दूसरी बहुत जरूरी शर्त थी क्रीमी लेयर की, यानी ओबीसी कम्युनिटी के वो लोग जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, उनके परिवारों को इस आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। अब तक तो हमने इतिहास की बात की, लेकिन अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो इस पूरे सिस्टम की, इस पूरी व्यवस्था की गहरी खामियों को सामने लाता है। ये हाल ही की एक रिपोर्ट है जिसने आरक्षण के एक बहुत बड़े पैराडॉक्स, एक विरोधाभास को सबके सामने लाकर रख दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, इतने सालों से जो ये 27% ओबीसी आरक्षण चल रहा है, इसका फायदा आखिर में मिला किसे है? क्या ये सच में उन लोगों तक पहुंचा जिनके लिए इसे बनाया गया था? और इसका जवाब मिलता है रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट से। और जवाब सच कहूं तो काफी हैरान करने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक आरक्षण का आधे से ज्यादा फायदा, 50% से ज्यादा बेनिफिट सिर्फ 40 प्रभावशाली जातियों ने ले लिया, जबकि बाकी बचा हुआ आधा फायदा लगभग 6000 दूसरी जातियों के बीच बटा। ये जो इम्बैलेंस है, ये वाकई चौंकाने वाला है। और अगर आपको लग रहा है कि बस इतना ही है, तो ठहरिए, इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि 2014 से 2018 के बीच करीब 20% ओबीसी समुदाय ऐसे थे जिन्हें सरकारी नौकरियों या विश्वविद्यालयों में एक भी सीट नहीं मिली। 0, 0, मतलब उनके लिए तो आरक्षण बस कागजों पर ही था, असल जिंदगी में नहीं। तो इतनी बड़ी समस्या है, तो इसका समाधान क्या है? रोहिणी कमीशन ने एक रास्ता सुझाया है जिसे कहते हैं सब कैटेगराइजेशन। मतलब क्या है इसका?
इसका मतलब है कि जो 27% का कोटा है उसे ही और छोटे छोटे हिस्सों में सब कोटा में बांट दिया जाए, ताकि जो सबसे ज्यादा पिछड़े हैं उन तक बेनिफिट्स आसानी से और पहले पहुंच सके। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा, आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, क्योंकि हाल के कुछ कोर्ट के फैसले और कुछ आने वाले बड़े बदलाव इस पूरी कहानी को एक बिल्कुल नया मोड़ दे सकते हैं। देखिए, ये मामला ना लगातार इवॉल्व हो रहा है। जैसे अभी हाल ही में अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सब कैटेगराइजेशन को संवैधानिक मान लिया, यानी आगे का रास्ता खुल गया है। उधर मध्य प्रदेश में 50% की लिमिट पार करने का केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है, और इन सब के बीच पसमानदा यानी ओबीसी मुसलमानों के लिए अलग आरक्षण की मांग भी जोर पकड़ रही है। लेकिन इन सब से ऊपर एक ऐसी चीज है जो शायद इस पूरे खेल को ही बदल दे, और वो है 2027 की जातिगत जनगणना। जरा सोचिए इस बारे में। 1931 के बाद पहली बार देश में हर जाति की गिनती होगी। इससे जो नए आंकड़े, जो नया डेटा सामने आएगा, वो आरक्षण की पूरी तस्वीर को, पूरे सिस्टम को हमेशा के लिए बदल कर रख सकता है। तो अब हम आते हैं इसकी सबसे बड़ी बहस पर। वो सवाल जो हमेशा पूछा जाता है, इस मौजूदा आरक्षण व्यवस्था का क्या करना चाहिए? इसे सुधारना चाहिए या इसे खत्म कर देना चाहिए? आइए दोनों तरफ के तर्कों को समझने की कोशिश करते हैं। जो लोग इसके समर्थन में हैं, उनका कहना है कि ये जरूरी है, सदियों से जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है उसे ठीक करने के लिए, और जिन समुदायों का प्रतिनिधित्व कम है उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए ये जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ जो आलोचक हैं, उनका तर्क है कि इससे मेरिट को नुकसान पहुंचता है, और क्रीमी लेयर यानी जो पहले से ही सक्षम लोग हैं वही इसका ज्यादातर फायदा उठा लेते हैं। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प चीज हो रही है। अब ना बहस आरक्षण हटाओ से हटकर आरक्षण सुधारों पर आ गई है। मतलब ज्यादातर लोगों का अब ये मानना है कि इसे खत्म करने के बजाय इसमें ऐसे बुनियादी बदलाव किए जाएं ताकि इसका फायदा उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सच में सबसे ज्यादा जरूरत है। तो हम आते हैं आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर ये सुधार होगा कैसे? क्या इसका रास्ता सब कैटेगराइजेशन से निकलेगा, या क्रीमी लेयर की जो लिमिट है उसे बदलने से बात बनेगी, या फिर इन सब का जवाब उस नई जनगणना के आंकड़ों में छिपा है? शायद आने वाले कल का रास्ता इन्हीं सवालों के जवाबों से तय होगा।